आतिफ को इमरान की आवाज सुनाई दी। सर वो यहाँ से निकल गया है। ओके हम मुंतजिर हैं कहते हुए आतिफ ने राब्ता मुनक़ता किया। इरफान से कहा शिकार उस तरफ रवाना हो गया है। जवाबन उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। थोड़ी देर बाद इमरान की कॉल दोबारा आई। सर आपकी लोकेशन से 50 गज की दूरी पर है। इमरान चूंकि उसके ताक़ुब में था और उसे आतिफ पार्टी की लोकेशन मालूम थी, इसलिए वो उन्हें पल पल की खबर दे रहा था। आतिफ ने कहा इरफान देखो शिकार नजदीक पहुंच गया है। इरफान ने कहा सर मुझे उसकी कार नजर आ गई है। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर बाबर सलीम की कार को रोकने का इशारा किया। बाबर ने भी उन दोनों को देखकर कार साइड पर करते हुए रोक ली। आतिफ फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए बेतकल्लुफी से उसके साथ बैठ गया, जबकि इरफान पीछे बैठ गया था। उनके बैठते ही बाबर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये लें चेक। बाबर सलीम ने जेब से साइन शुदा चेक निकाल कर आतिफ की तरफ बढ़ाया। उसे लेकर आतिफ ने इरफान के हवाले कर दिया। आतिफ ने कहा नहीं सीधे चलते रहो, आपको किसी से मिलवाना है। अगर डील हो गई तो ठीक है, वरना आप वहाँ से चले जाना और जितनी देर आप उससे बात करेंगे उतनी देर में हम चेक कैश करवा लेंगे। बाबर सलीम ने पूछा कौन है वो और कहाँ मिलेगा। आतिफ ने उसे गेस्ट हाउस का पता बताते हुए कहा हमारा एक दोस्त है और वहाँ आपका मुंतजिर है। बाबर सलीम ने पूछा मेरी मतलूबा चीजें ले आए हो। आतिफ ने घुटनों पे रखे बैग की तरफ इशारा किया। ऑफ कोर्स कहकर बाबर खामोश हो रहा। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो गेस्ट रूम पहुंच चुके थे। गाड़ी रोककर तीनों नीचे उतरे। आतिफ बोला गाड़ी की चाबी इधर दो। बाबर सलीम के मुंह से निकला क्यों? जवाबन आतिफ का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बाबर सलीम के होंठों से बेरब्त अल्फाज निकले तुम ये क्या मतलब है इसका? आतिफ जहरखंद लहजे में बोला वो भी बता देते हैं, पहले चाबी इधर करो। उसे इस किस्म की गंदी मछलियों से सख्त नफरत थी। गाड़ी में भी वो मुश्किल से खुद पे जब्त किए बैठा हुआ था, वरना उसका तो दिल चाह रहा था कि वहीं पे उसकी पिटाई शुरू कर दे। बाबर सलीम ने संभलते हुए कहा देखो तुम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मैंने तुम्हारे तमाम मुतालिबात पूरे किए हैं। आतिफ जहरखंद लहजे में बोला बेटा जिनके मुतालिबात पूरे किए हैं वो भी तुझे यही मिलेंगे। क्या मतलब? पहली मर्तबा बाबर सलीम के चेहरे पर खौफ का तासुर था। आतिफ ने कहा बता देते हैं, जरा कपड़े उतारने की जहमत करो। बाबर सलीम बोला आप क्या करना? इस मर्तबा उसके चेहरे पे इरफान का जोरदार थप्पड़ लगा। सवाल नहीं। बाबर सलीम बोला ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम पे केस कर दूंगा। मगर इरफान के दूसरे थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसे पता चला कि जो कहा जा रहा था उस पे बेचूचरा अमल करने में आफियत है। वो होंठ काटते हुए अपना लिबास उतारने लगा। थोड़ी देर बाद वो सिर्फ अंडरवेयर में था। आतिफ ने कहा इरफान तुम ये लिबास और गाड़ी ले जाओ और कार्रवाई मुकम्मल करो। और इमरान और हमीद जो इस असना में वहाँ पहुँच गए थे उनसे बोला इसे मेहमान खाने में ले जाकर जरा अच्छी खातिर तवाज़ो करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जी सर कहकर इमरान बाबर सलीम से बोला चल भाई। और बाबर सलीम खामोशी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। ऑफिस पहुंचकर आतिफ ने सिद्दीकी साहब को तमाम रिपोर्ट पेश की और फिर इरफान का इंतजार करने लगा। इस दौरान उसे पता था कि बाबर सलीम की ठुकाई होती रहनी थी। खुद उसकी भी ये ख्वाहिश थी कि उसकी अच्छी खातिर मदारत होनी चाहिए। घंटे डेढ़ घंटे इंतजार के बाद इरफान दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, काम मुकम्मल हो गया है। आतिफ ने कहा वालेकुम अस्सलाम। गुड, किसी को शक तो नहीं हुआ या कोई और नुकसान? इरफान ने कहा नहीं सर, मैंने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी कि बाकी गाड़ियां फासले पे थी। बारूद भी इतना लगाया था कि सिर्फ उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचे। जो लाश उसमें रखी है वो नाकाबिले शनाख्त हो जाएगी और उसे लिबास से ही पहचानना मुमकिन होगा। आतिफ ने पूछा धमाके के बाद जायजा लिया था उसकी गाड़ी का? इरफान ने कहा जी सर, लाश नहीं पहचानी जा रही थी, अलबत्ता गाड़ी की नंबर प्लेट और उसके लिबास में मौजूद शनाख्ती कार्ड वगैरह से उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी। आतिफ ने कहा गुड, चलो फिर उसकी खबर लेते हैं। वैसे इमरान पार्टी ने उसकी अच्छी खातिर मदारत कर ली होगी।
इरफान मुस्तैदी से बोला चले सर, और वो दोनों आगे पीछे चलते ऑफिस से बाहर निकल आए। तहखाने में घुसते ही उनके कानों में बाबर सलीम की चीखें गूंजी। तहखाना साउंड प्रूफ था, बल्कि उसका हर कमरा साउंड प्रूफ बना हुआ था। अभी यकीनन इमरान पार्टी ने कमरा बंद करने की जहमत नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें तहखाने में घुसते ही उनकी आवाजें आना शुरू हो गई थी। बाबर सलीम की हालत काफी नागुफ्ताबे थी। इमरान और हमीद ने उसकी तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आतिफ को देखते ही उनके हाथ रुक गए थे। वो आतिफ को देखकर घिघिया कर बोला, सर खुदा के लिए मेरी इससे जान छुड़ाओ, मैं हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। आतिफ उसकी बजाय इमरान पार्टी से मुखातिब हुआ, फेल, एकदम फेल, तुम्हारी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो पाई गई है। अभी तक इसकी जबान चल रही है और अभी तक ये इस काबिल है कि हमें किसी किस्म की ऑफर कर सके। मेरा ख्याल है मुझे पुराने जल्लाद को बुलाना पड़ेगा। आतिफ की बात ऐसी नहीं थी कि बाबर सलीम चुपका बैठा रहता। वो मौजूदा बंदों की मार बर्दाश्त नहीं कर सका था। इससे ज्यादा जुल्म का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कुजा ये कि आतिफ की नजर में वो सब तशद्दुद जीरो था। बाबर सलीम बोला, खुदा के लिए भाई साहब क्यों इतना जुल्म कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है जब मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ तो। आतिफ ने कहा, चलो पता चल जाता है तुम कितना ताउन करते हो। आतिफ इत्मीनान से उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने कौन कौन से राज मुल्क दुश्मन अनासिर के हवाले किए हैं। बाबर सलीम के मुंह से कुछ न निकला। मैंने। आतिफ ने कहा, ख्याल रहे कोई सवाल दोबारा नहीं करूंगा और गलत जवाब की सूरत में यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारे ये दोस्त। बाबर सलीम ने कहा, मैंने सिर्फ 2 फाइलें पाशा ग्रुप के हवाले की थी, इसके अलावा मैं उन्हें पैसे वगैरह तो देता रहा हूँ, लेकिन कोई मुल्की राज उनके हवाले नहीं किया। आतिफ ने पूछा, तो ये फाइलें क्यों उनके हवाले की? बाबर बोला, उनके हाथ में मेरी कमजोरी आ गई थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आतिफ ने पूछा, कौन सी कमजोरी? बाबर घिघियाया, वो मैं। आतिफ ने कहा, हाँ बोलो कि मैंने मुंह काला किया था और उसकी बाकायदा वीडियो और तस्वीर बनाई गई और इसी वजह से तुम उनके हाथ चढ़ गए। बाबर सलीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आतिफ ने पूछा, अच्छा पाशा ग्रुप के अलावा तुम्हारे किसी और पार्टी या ग्रुप से ताल्लुकात रहे हैं? बाबर सलीम बोला, नहीं। आतिफ ने उठने के लिए पर तोले, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। वो बोला, सर सिर्फ एक पार्टी से छोटी सी डील हुई थी। आतिफ ने पूछा, गुड, पार्टी का कोई अता पता और उनसे डील करने की वजह? बाबर सलीम ने कहा, उनका एक आदमी मुझे मिलने आया था और उनसे रकम लेकर, मगर आतिफ के भरपूर थप्पड़ से उसकी बात अधूरी रह गई। वो गुर्राया, हकीकत बताओ। बाबर ने कहा, एक लड़की पसंद आ गई थी। आतिफ ने पूछा, वो लड़की दोबारा कभी नजर आई? बाबर ने कहा, नहीं। आतिफ ने कहा, ओके इमरान, मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, कल इसकी जबान नहीं रुकनी चाहिए और ये तेरे लिए आखिरी मौका है, नाकामी की सूरत में तुझे अपने पुराने काम पे लौटना होगा। आतिफ ये कहता हुआ खड़ा हो गया। बाबर सलीम गिड़गिड़ाया, भाई साहब मैंने सब कुछ बता दिया है, सही बताया है। मगर आतिफ उसकी बात अनसुनी करके अकूबत खाने से बाहर आ गया। इरफान भी उसके साथ था। सूरज निकलने तक वो बर्थ पर लेटी रही। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि गाड़ी उस स्टेशन पर आधा घंटा रुकेगी। गाड़ी चलने से 5 मिनट पहले वो टहलने के बहाने नीचे उतरी। उम्र रसीदा औरत फिक्रमंदी से बोली, बेटी दूर मत जाना, गाड़ी चलने ही वाली है। वो सादतमंदी से बोली, ठीक है माँ जी। लेकिन नीचे उतरने के बाद उसने तेज कदमों से स्टेशन से बाहर का रुख किया। उसने वहीं पे सफर तर्क करने का इरादा कर लिया था। ट्रेन के सफर से वो उकता गई थी। गाड़ी के रवाना होने से पहले ही वो स्टेशन से बाहर आ गई। स्टेशन से बाहर एक रिक्शे में बैठकर उसने बस अड्डे जाने को कहा। उसे इल्म था कि बस अड्डा हर शहर में होता है। रिक्शे वाले ने भी खामोशी से रिक्शा स्टार्ट किया और चल पड़ा। अड्डे से बाहर ही एक लोकल नजर आने वाली बस के करीब उसने रिक्शा रुकवा दिया, किराया अदा किया और बस में घुस गई। बस तकरीबन भरने को थी और एक बूढ़ी औरत के साथ खाली जगह देखकर वो बैठ गई। कंडक्टर एक लय में कोट कोट की आवाजें लगा रहा था। थोड़ी देर बाद ही बस में तिल धरने की जगह न रही। बस के चलते ही कंडक्टर किराया इकट्ठा करने लगा। दूसरों की देखा देखी उसने भी कोट का नाम लेकर 100 का नोट कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिया। मतलूबा रकम काट कर कंडक्टर ने बकाया उसकी जाने बढ़ाया जो उसने पर्स में डाल दिया। कोट के आने तक बस ने कई स्टॉप किए। कोट आखिरी स्टॉप था। बस के रुकते ही तमाम सवारियां नीचे उतरने लगी। वो भी बस से बाहर आ गई। कोट एक दरमियाना कस्बा दिखाई दे रहा था। पार्वती वहां तक तो आ गई थी मगर उसे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लाहे अमल इख्तियार करे। कुछ देर सोचने के बाद वो
एक समत को चल पड़ी। उसे सर छुपाने के लिए कोई खास ठिकाने की तलाश थी, मगर वो ठिकाना उसे कहाँ मिलेगा ये एक मसला था। कोई मर्द साथ होता तो वो इस कस्बे में भी किराए का कोई मकान ढूंढ सकती थी। अब अकेली औरत क्या बहाना करती। अगर तरक्की याफ्ता शहर होता तो वो होटल में भी कमरा ले सकती थी। आखिर उसने सोचा कि किसी को अपनी मजलूमियत की झूठी कहानी सुनाकर उसके घर में रहने की कोशिश करे। इस ज़िमन में किसी मुतमव्वल शख्स का मकान तलाश करने की जरूरत थी, वरना तो गरीब बेचारे अपने बच्चे नहीं पाल सकते, उसकी मेहमान नवाजी क्या करते। मकानात का सिलसिला शुरू होते ही उसकी निगाह एक पुख्ता हवेली पर पड़ी। उसने वहीं किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। पहले तो उसका इरादा बगैर दस्तक दिए अंदर घुसने का था, मगर फिर कुत्ते के डर से उसने दरवाजा खटखटाना मुनासिब समझा। एक बूढ़े से शख्स ने दरवाजा खोलकर सिंधी जबान में गालिबन उसकी आमद का मकसद पूछा। वो सिंधी जबान से बिल्कुल नाबलद थी, लेकिन उसे कराची में कई दफा ये बोली सुनने का इत्तेफाक हो चुका था, इसलिए उसे ये पता चल गया कि वो बूढ़ा सिंधी बोल रहा था, मगर क्या कह रहा है ये वो अंदाजा ही लगा सकती थी। वो बोली, घर के मालिक से मिलना है जी। बूढ़े ने कहा, वडेरे साईं नु मिलना है। उसने असबात में सर हिलाया, जी जी। बूढ़े ने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया, आओ, और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके उसे अपनी रहनुमाई में हवेली के अंदरूनी इमारत की तरफ ले जाने लगा। हवेली का सहन काफी वसी था। उसे चंद औरतें मुख्तलिफ काम करती नजर आईं। लिबास से साफ पता चल रहा था कि वो मुलाजमाएं हैं। बूढ़ा उसे लेकर एक खूबसूरत सी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, जिसमें एक शख्स सीने तक कंबल ओढ़े बड़े से तकिए के सहारे लेटा हुआ था। उसके अंदाज से ही वाज़े था कि वो बीमार है। बूढ़े मुलाजिम के साथ एक बुर्का पोश खातून को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी या तरद्दुद के आसार जाहिर न हुए। पार्वती ने अंदाजा लगाया कि वो उसे अपनी तीमारदार समझ रहा है। उसे कमरे में छोड़कर बूढ़ा बाहर निकल गया। वडेरे ने चारपाई के सामने पड़े मूढ़े की तरफ इशारा करके कुछ कहा। पार्वती को उसके कहने से ज्यादा उसके इशारे से पता चला कि वो उसे बैठने का कह रहा है। वो शुक्रिया कहते हुए मूढ़े पर बैठ गई। वडेरा उसे पहचान नहीं सका था, इसलिए उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। वडेरा साईं, मैं एक मजलूम औरत हूँ और आपके पास पनाह लेने आई हूँ। पार्वती ने बूढ़े के मुंह से सुना हुआ वडेरा साईं दोहरा कर तमहीद बांधी। मैं सिंधी जबान नहीं बोल सकती, अगर आपको उर्दू की समझ आती है तो मैं आपको अपनी कहानी सुना देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने दिलकश चेहरे से नकाब हटा दी। वडेरा शुस्ता लहजे में बोला, अगर मजलूम हो तो बगैर अपनी कहानी सुनाए तेरे लिए इस हवेली के दरवाजे खुले हैं बेटी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। उसका हमदर्दाना लहजा सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। इस गए गुजरे दौर में भी वो इतने एतमाद का मुजाहरा कर रहा था। वो बोली, मजलूम तो हूँ वडेरा साईं। पार्वती के लहजे में हकीकत की झलक थी, इस वजह से कि वो दिल से खुद को मजलूम समझ रही थी। दूसरा, उसका इरादा चूंकि किसी किस्म की धोखाधड़ी का नहीं था। इस मर्तबा वडेरे ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर चारपाई के साथ लगा हुआ बटन दबा दिया। घंटी की आवाज सुनते ही वही बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। वडेरे ने सिंधी में कोई हिदायत दी, जिसमें पार्वती के पल्ले सिर्फ एक नाम फातिमा पड़ा। वो बूढ़ा जी साईं कहकर गायब हो गया। वडेरे ने कहा, फातिमा मेरी बेटी है, तेरी हम उम्र होगी, 5 जमातें भी पढ़ रखी हैं, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वो बोली, वडेरा साईं मैंने 14 जमातें पढ़ रखी हैं, मैं उसे आगे पढ़ाऊंगी। वडेरे ने कहा, बेटी आज के बाद मुझे वडेरा साईं मत कहना, बल्कि चचा कहना, और समझना भी। दूसरे, अगर पढ़ाना ही है तो फातिमा के छोटे भाई तनवीर को पढ़ा दिया करना। कमबख्त पिछले साल भी 10वीं में फेल हो गया था। वो बोली, उसे भी पढ़ा दिया करूंगी चचा जान। वडेरा बोला, जीती रहो बेटी, और इस घर को अपना घर समझना। मैंने मुलाजिम को भी यही बताया है कि तुम मेरे अजीज दोस्त की बेटी हो, पढ़ती हो और यहाँ छुट्टियां गुजारने आई हो। अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहेगा कि जब तुम तनवीर को पढ़ाओगी, बल्कि घर वाली औरतों को मैंने यही बताना है कि तुम्हें मैंने तनवीर की पढ़ाई के लिए खुद बुलाया है। वडेरे की बातें सुनकर पार्वती का दिल खुशी से भर गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसे छुपने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। अचानक उसके दिल में ये अंदेशा जागा कि कहीं सीआई वाले उसकी फोटो अखबार में न शाया कर दें। लेकिन उसके साथ उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि इतने दूर दराज कस्बे में अखबार नहीं आता होगा, और अगर आता भी होगा तो कोई मकामी अखबार ही होगा। वो बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी चचा जान, आपने मेरे साथ मेहरबानी का सलूक किया, शायद मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर न उतार सकूं। वडेरा बोला, पगली चचा भी कहती है और एहसान भी समझती है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। उसी वक्त बूढ़े मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर वडेरे को सिंधी में कुछ कहा। वडेरा बोला, ठीक है नूरल, तुम जाओ, और वो सलाम करते हुए बाहर निकल गया। वडेरे ने कहा, अपनी बेटी का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। वो जल्दी से बोली, मेरा नाम शहजादी है चचा जान, और इस नाम के साथ ही उसके दिमाग में इस्माइल शाह की यादें ताजा हो गईं, जिसने उसकी आंखों में
में नमी सी भर दी। वडेरा तारीफी लहजे में बोला, जिसने भी रखा है चुनकर नाम रखा है, तुम हो भी शहजादियों की तरह बेटी। पार्वती पाशा को याद करके दुखी हो गई, बोली वो अब इस दुनिया में नहीं है चचा जान। उसकी कैफियत को महसूस करते हुए वडेरा उसका जहन बटाने की गरज से बोला, बेटी कोई सामान है या खाली हाथ हो? वो बोली, पास कुछ भी नहीं है चचा जान। वडेरे ने कहा, चलो सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में। ये कहते हुए वडेरे ने मुलाजिम को बुलाने के लिए एक मर्तबा फिर घंटी बजाई और नूरल के आने पे उसे कहा, फातिमा को यहाँ भेजो। वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। सलाम अदा साईं। वडेरा उसे दुआ देते हुए अपनी जबान में कुछ समझाने लगा, जीती रहो बेटी। इस दौरान वो दिलचस्प नजरों से पार्वती की जानिब देखती रही। पार्वती को उसकी आंखों में सिवाय खुलूस और मोहब्बत के कुछ नजर न आया। बाप की बात खत्म होते ही वो टूटी फूटी उर्दू में बोली, आए दीदी मैं आपको कमरा दिखा दूं। वडेरा बोला, जाओ बेटी, फातिमा तुम्हें सारे घर वालों से मिलवा देगी। और पार्वती वडेरे को सलाम कहते हुए फातिमा की तकलीद में चल पड़ी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।